गौरव भाटिया जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बेंगलुरु में अच्छा खासा जोर था और गृहमंत्री अमित शाह के साथ मैंने भी जो ग्रामीण बेंगलुरु है इसमें डोडाबल्लापुरम, जहां पर काफी रिस्पांस मिला, उन्होंने एक युवा कैंडिडेट वहां पर सामने रखा है। वहीं आप अनेकल सीट देखिए शहरी बेंगलुरु में, बहुत सारे रोड शोज। बेंगलुरु पे काफी फोकस है आप लोगों का कि इस बार जो 28 सीटें हैं उसमें आप आगे बढ़े। अंजना जी, हमारा फोकस और हमारी नजर तो पूरे भारत पे रहती है और कर्नाटका में भी हर क्षेत्र पे रही है। और आप देखिए, नेतृत्व की पहले बात कर लेते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और श्री अमित शाह जी और तमाम मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह जी पूरे कर्नाटका में रैली भी कर रहे थे, रोड शो भी कर रहे थे। और ये भी बात जान लीजिए, कर्नाटका की धरती में आज भी येडियुरप्पा जी से ज्यादा सम्मानित नेता है नहीं। ये किसी से भी आप पूछ लीजिएगा। और बोम्मई जी ने जो कार्य किया है वो भी हर कोई सराह रहा है। लेकिन एक बात कहूंगा, आपने कहा था ना मोदी मैजिक, बिल्कुल मोदी फैक्टर की तो हर चुनाव में बात होती है। मोदी मैजिक है, राहुल गांधी ट्रेजिक है। और ये फर्क साफ दिखाई दे रहा था जब वहां चुनाव प्रचार चल रहा था। हमने बात करी संविधान की, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने बोला वो संविधान का हिस्सा है। उन्होंने बात करी कि पीएफआई बराबर है बजरंग दल के। ये क्या था? ये तुष्टीकरण की राजनीति थी। ठीक है, इसका मैं जवाब ले लेती हूँ। संजय निरुपम जी भी बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है गौरव भाटिया जी, ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई। आपने भी बहुत मेहनत की है, लगातार कर्नाटका के इलेक्शन में आप वहां पर बने रहे। लेकिन संजय निरुपम जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी नाम का ऐसा तिरूप का इक्का बीजेपी के पास है कि आखिरी ओवर में भी वो ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। और वही कर्नाटका में भी हमने देखा, शुरू में लग रहा था कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा एज वहां पर है, लेकिन मोदी के मैदान में उतरने के बाद परिस्थितियां बदलती हुई नजर आई। यहां तक कि जब जब बजरंग बली का नारा उनकी ओर से दिया गया, आपके नेता भी जगह जगह मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। अब चूंकि वोटिंग खत्म हो गई है, अभी की स्थिति कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका में क्या नजर आती है? कौन सा मुद्दा रहा जिसको देखकर आज जनता ने कर्नाटक में वोट किया है और कांग्रेस कहां पर खड़ी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और सबसे पहली बात ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने वर्षों बाद एक बहुत अच्छा कैंपेन कर्नाटक में ऑर्गेनाइज किया था। और हमने बुनियादी मुद्दे जो होते हैं, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था, एक मिस गवर्नेंस का जो मुद्दा था, एक महंगाई का जो मुद्दा था, इन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने पूरा प्रचार किया। जो 5 गारंटी पार्टी ने दी लोगों को, कल्याणकारी योजनाओं की गारंटी, उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह से कैंपेन चलाते रहे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा की तरह इन मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को लेकर आते रहे जिसका बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार में महत्व तो नहीं होता या होना भी नहीं चाहिए। बावजूद इसके मैं कह सकता हूं कि मोदी जी ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस का प्रचार इतना जबरदस्त रहा है कि बहुत बड़ी सफलता कांग्रेस को मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त असफलता, नाकामयाबी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे 5 नेताओं ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, उसका शिव कुमार और सिद्धरमैया, इन 5 ने 25-25, 30-30, 40-40 मीटिंगें ली और तमाम पूरे कर्नाटक को छान मारा। सोनिया जी भी आखिर में बेलगांव जाती है, हुबली जाती हैं और वहां पर उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी मीटिंग ली है। तो हमारा एक प्रचार प्रभुता का मुद्दा जो सोनिया गांधी जी की ओर से बोला गया था, क्या वो भी बड़ा मुद्दा बन पाएगा? संजय जी, मैं फौरन आपके पास आती हूँ, एक बार हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें, वोटिंग खत्म हो चली है, शाम 6 बजे तक लगातार कर्नाटका में वोटिंग चल रही थी, वोटिंग खत्म हो चली है और ये तस्वीरें सामने आ रही है। अब ईवीएम को सील किया जा रहा है और कुछ ही देर में प्रदीप जी जो स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, वो अपने आंकड़ों के साथ होंगे देश के सामने। वो बताएंगे कि कर्नाटक में किसका होने जा रहा है राज तिलक। 38 सालों से किसी भी सरकार ने अपनी वापसी नहीं की है, तो क्या यही पैटर्न आगे भी जारी रहेगा या फिर बीजेपी जो दावा कर रही है मोदी मैजिक के सहारे, उस दावे में दम दिखता है? या फिर जैसा कि संजय निरुपम जी की ओर से बताया जा रहा है कि पहली बार बहुत लंबे अरसे के बाद कोई ऐसा राज्य है जहां पर कर्नाटका में कोई भी गलती कांग्रेस ने नहीं की है और लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक मुद्दे सामने रखकर बीजेपी पर वो वार करती रही है, क्या उसमें उसको कामयाबी मिलेगी? फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर अब ईवीएम को पूरी तरह से सील किया जा रहा है और कुछ ही देर में एग्जिट पोल का सबसे सटीक आंकड़ा देश के सामने रखेगा आज तक। प्रदीप जी, इन तस्वीरों पर एक टिप्पणी हो जाए आपकी। अब तो सबकी निगाहें आपके ऊपर ही हैं, वहां तो ईवीएम सील हो जाएगा, लेकिन आपके ईवीएम का जब पिटारा निकलेगा तो उसमें से क्या आएगा सामने? नहीं, देखिए, जैसे आपने बताया, कोस्टल कर्नाटका जो है वो सबसे छोटा रीजन है
और इसके चलते हमारा जो काम है जमीन के ऊपर वहाँ सबसे पहले खत्म हुआ। कहाँ पे? कोस्टल कर्नाटका, जहाँ पे कि केवल 19 सीटें हैं। हाँ। कोस्टल कर्नाटका जहाँ पे केवल 19 सीटें हैं, वहाँ सबसे पहले हमारा काम खत्म हुआ। तो इसलिए हम सबसे पहले उसके आंकड़े लेके हो या लोकसभा, सबसे ज्यादा बीजेपी को यहाँ पर समर्थन मिलता रहा है। उनका गढ़ लगभग ये पूरा इलाका कोस्टल रीजन का बन चुका है। करावल जो कोस्टल इलाका है, तटीय इलाका है, क्या इस बार बाजी पलटेगी या फिर बीजेपी पर वर्चस्व कायम रखेगी? कुछ ही देर में हम सबसे पहले आपको 19 सीटें करावल तटीय इलाके कर्नाटक की दिखाना शुरू करेंगे। उसके बाद से कलम उठा लीजिएगा अपने हाथ में, क्योंकि एक एक रीजन में अगर आप इस पूरी तस्वीर को समझेंगे कि एक रीजन के नंबर्स आपके सामने आते रहेंगे। ओल्ड मैसूरू में लेकिन जहां पर 64% है, 64 सीटें हैं, वो सबसे लास्ट में हम दिखाने वाले हैं, वो सबसे आखिरी में दिखाने वाले हैं। यादव, आपको पिछली बार आपकी परफॉर्मेंस वहां बहुत अच्छी रही थी, टक्कर दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां पर टक्कर कांग्रेस ने दी थी। और इस बार बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि कुछ इधर उधर मामला हो आपका, लेकिन अगर आप फिसलते हैं तो फायदा कई लोग मानते हैं कांग्रेस को होगा। क्या दिख रहा है श्वेता यादव? ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इस बार डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस बीजेपी के बीच में, जेडीएस 20 से नीचे रह जाएगी, ऐसा लोगों का आकलन है। मैं आपका आत्मविश्वास कमजोर नहीं करना चाहती, पर लोग मान रहे हैं। आपका काम नहीं बोलने दीजिए। नेशनल पार्टीज का काम ही है, यही है, जो रीजनल पार्टी है उनको अपोजिशन में कोई बैठना चाहते हैं वो नहीं चाहिए। ये बीजेपी का, मोदी जी का यही सिद्धांत है। तो अपोजिशन नहीं चाहिए, डिक्टेटरशिप चाहिए उनको। लेकिन हम तो इतना स्ट्रांग है, कोई नहीं हटा सकता जेडीएस को कर्नाटका से। ये दोनों नेशनल पार्टीज जानते हैं, इसीलिए हर बार सीधा निशाना जेडीएस को ही करते हैं। और बैंगलोर आते हैं, कहीं भी कर्नाटका में कोई भी इलाके में पहुंच जाते हैं तो सीधा निशाना जेडीएस क्यों करते हैं? क्यों? हम स्ट्रांग है इसीलिए करते हैं। वो वहां पे जाते हैं, ओल्ड मैसूर रीजन में जाते हैं, बोलते हैं हम भ्रष्टाचारी है, ये है वो है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? सरकार किसकी बनने जा रही है श्वेता? क्योंकि ब्रेक पर जाना है और उसके बाद आंकड़ा रखेंगे सामने। देखिए सरकार किसकी बनने जा रही है कर्नाटका में? हमारा जेडीएस को पूर्ण बहुमत मिलेगा मैडम इस बार। नेशनल पार्टीज का कुछ नहीं होने वाला है। 113 आप पहुंच रहे हैं इस बार, ठीक है। 123 है हमारा मिशन। अच्छा, मैंने 10 कम बोल दिया था, ठीक है। चलिए, हमारे साथ सुषमा रामचंद्रन जी, एक छोटा सा कमेंट लेकर जल्दी से आपको क्या लग रहा है, कौन सा इशू सबसे ज्यादा हावी रहा है? जनता ने क्या सोचकर वोट किया है? क्या पोलराइजेशन हुआ, हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुआ, या फिर महंगाई और करप्शन चला? सबसे बड़ी बात जो है वो हर आम नागरिक के लिए आर्थिक स्थिति होती है। हाँ। और ये मेरे ख्याल में महंगाई और जो नौकरियां के बारे में लोगों ने बात नहीं की, लेकिन ये लोगों के दिमाग में है कि हमारे बच्चों को, जो हमारे युवा हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। अगर आप देखें कर्नाटक में जो एम्प्लॉयमेंट रेट वो होता है कि जितने लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आ जाते हैं वर्कफोर्स में, वो 46 से 37% गिर गया है। एक इस पे काउंटर ले लूं, क्या बेरोजगारी मुद्दा बन पाया है वहां पर? नहीं, बेरोजगारी कर्नाटक में मुद्दे का बिल्कुल ज्यादा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि हमारे पोल में जो पोल करते हैं और हम पूछते हैं कि आप क्या व्यवसाय करते हैं, तो केवल 4% बेरोजगार आते हैं कंट्री में। जबकि आपका सैंपल साइज 37,000 है और आप 224 कंस्टिट्यूएंसीज में गए हैं, लोगों से बातचीत की है। वो एग्जिट पोल जिसे अब देश मानता है एग्जैक्ट पोल, कुछ ही देर में नंबर्स आपके सामने होंगे। ये जो शून्य का आंकड़ा आप देख रहे हैं वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होगा।